Hello friends, this is the 8th video lecture of MCQ series regarding constitutional law. So, the first MCQ is, which of the following is not a constitutional body? Which is not a constitutional body? So, the options are Election Commission, Niti Aayog, GST Council or Interstate Council. So, the right answer over here is नीति आयोग. बाकी जितनी भी बॉडीज है उन सबका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है. इलेक्शन कमीशन का मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 324 में. जीएसटी काउंसिल का मेंशन है आर्टिकल 279 ए में. इंटरस्टेट काउंसिल का मेंशन है आर्टिकल 263 में. अब इसमें जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये परमानेंट बॉडी नहीं है. ये इसका मेन जो क्रिएशन होता है सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में ये बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और इसका क्रिएशन होता है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसका हेड होता है. ठीक है. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज नीति आयोग. बाकी सबका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है बट नीति आयोग का नहीं. ये एक एपेक्स बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये क्या नाम है प्लानिंग के लिए है. ये प्लान्स बनाती है. नाउ द second MCQ is, under the Indian Constitution, fundamental duties enshrined under Article 51A does not include the duty, option A, to uphold and protect the sovereignty of India, to defend the country when called upon to do so, to value and preserve rich heritage of our composite culture, to protect monuments, places and objects of national importance. So the right answer over here is option D. बाकी जो तीन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आर्टिकल 51 ए में गिवन है. बट ये जो फोर्थ है ना ये आर्टिकल 49 में गिवन है. ठीक है. एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो स्टेट को ऑब्लिगेट किया हुआ है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नाउ द थर्ड एमसीक्यू इज इंटरेस्टिंग वन. इट सेज दैट द राइट ऑफ वोट इन इंडिया इज fundamental right, natural right, constitutional right or legal right. So the right answer over here is legal right. इसमें जो confusion होता है वो इन दोनों में होता है कि whether it is constitutional right or legal right. क्योंकि right of vote, right to vote या right to stand in election ये सब constitution में भी mentioned है. तो easily दिमाग में पहले ये आ जाता है कि ये शायद constitutional right होगा. But it is the legal right because it is also given in section 62 of RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 62 के तहत ये राइट्स जो हैं हमें मिलते हैं, इसीलिए ये इसको हमने लीगल राइट कहा है. विच ऑफ नाउ द फोर्थ एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, both it forbids class legislation and allows reasonable classification, or none of these. So the answer over here is both. जो आर्टिकल 14 होता है it forbids class legislation. क्लास legislation मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हमने कुछ प्रिविलेजेस के लिए लॉ बना दी हो. ऐसा लॉ गलत होगा. इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई ऐसा लॉ बनाया कि शताब्दी में ब्राह्मण ही ट्रेवल करेंगे या जो एपेक्स ट्रेन्स हैं, प्रीमियम ट्रेन्स है, उसमें सिर्फ हायर कास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये वॉयलेटिव हो क्योंकि इसमें जो क्लास लेजिस्लेशन है एक क्लास को हमने लिया है. लेकिन इट अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन. अगर हमने ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन किया है जो कि रीजनेबल है, जो कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर है, और वो जो हमने डिफरेंस किया है, जो हमने क्लास किया है, वो जो डिफरेंशिएटर है उसका एक लॉजिकल नेक्सस है ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो वैलिड होगा. तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज वैलिड. फॉर एग्जांपल अगर मैटरनिटी रिलीफ के लिए फीमेल्स के लिए जो एक्ट है तो वो फीमेल्स को सर्टेन बेनिफिट्स देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसमें जो डिफरेंशिएटर है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स है एंड इट इज रीजनेबल क्योंकि मेन आर नॉट बियरिंग द चाइल्ड. तो ये जो एडेड बेनिफिट इस एक्ट के थ्रू मिला ये फीमेल्स को के लिए ही है. तो जो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसमें जो क्लास बना है उसका एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे बना है. सिमिलरली हमारे जैसे टैक्स लॉस हैं कि टिल 2.5 लाख टैक्स नहीं देना होगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख में 10% मान लीजिए देना होगा, या 15 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा.
तो ये भी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस. So now the MCQ number 5. I hope the difference between class legislation and reasonable classification will be clear. Now the MCQ number 5th. Which of the following articles of the Constitution of India recognizes doctrine of double jeopardy? So whether it is Article 22(2), Article 21(2), Article 20 subclause 2 or none of these. So the right answer over here is Article 20 subclause 2. डबल jeopardy क्या होता है ना कि एक ऑफेंस के लिए वन कैन नॉट गेट पनिशमेंट मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. तो एक ऑफेंस के लिए हमें दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी. ये डबल जियोपार्डी कहता है. ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में मेंशन है. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज आर्टिकल 243B. तो आर्टिकल 243B में पंचायत के बारे में दिया हुआ है. इट इज इन द 11th शेड्यूल. MCQ number 7. Protection and improvement of environment and safeguarding forest and wildlife is one of the fundamental duties, one of the directive principle of state policy, both directive principle of state policy and fundamental duty, none of these. So the right answer over here is option C. Both directive principles of state policy and fundamental duty. तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A में दिया हुआ है और ये फंडामेंटल ड्यूटी 51A सब क्लॉज G में दिया हुआ है. तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, उसमें दिया हुआ है. तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ढंग से कि आर्टिकल 48A और 51AG. तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है 51AG और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A. Now MCQ number 8. Which among the following is not a fundamental right according to Constitution of India? So options are, ये चार ऑप्शन पहले दिए हुए हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली डी, क्योंकि यही एक ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल राइट. क्यों? क्योंकि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज गिवन इन आर्टिकल 39A विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बाकी ये जो तीन है ये फंडामेंटल राइट्स है. Now we have MCQ number 9. Which one of the following is not a directive principle of state policy? Not a directive principle of state policy. So the options are organization of village panchayat, uniform civil code for citizens and non-citizens, right to work, to education and to assistance in certain cases, separation of judiciary from executive. तो देखिए ये एक अच्छा MCQ है. इसमें the right answer over here is surprisingly option B. आप देखिए इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, बट इट इज ओनली फॉर सिटीजन्स, इट इज नॉट फॉर नॉन सिटीजन्स. तो इसी वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. तो इट इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो क्योंकि पूछा ही हुआ है नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है. आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है. बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 40, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस इज गिवन इन आर्टिकल 41. राइट टू वर्क इज इंपॉर्टेंट. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जनरली इसमें लोगों का ध्यान जाएगा, बट ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज गिवन इन आर्टिकल 50. ठीक है. So the last MCQ is, in preamble of the constitution, the people of India have resolved to constitute India into. So the right answer over here is sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसको आप याद कर सकते हैं 3SDR से. ठीक है, बस ये 3S इसमें मेन याद रखना है, sovereign, socialist, secular. ठीक है, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसमें वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. सो थैंक यू ऑल.